नमस्कार, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा के अंत में नीति निर्देशक तत्वों पर एक समीक्षात्मक मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न और उसका उत्तर लिखवाया जाएगा। कृपया हमारी वीडियोस को अंत तक आप देखते रहें और सभी तथ्यों को समझें। आइए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें बात करते हैं कि इसका उल्लेख किस भाग में हुआ है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका उल्लेख किया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में हुआ है। वहीं संविधान के भाग 4 में ही अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। जो हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से उद्घृत हैं, वहाँ से लिए गए हैं। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए एक सकारात्मक निर्देश है। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है, लेकिन राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा। ऐसा हमारे मूल संविधान में कहा गया है कि राज्य नियम, कानून, नीतियों का निर्धारण करते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखें और उनके सिद्धांतों को उन नीतियों, नियमों और कानूनों में एक महत्वपूर्ण स्थान दें। आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं। उल्लेख कहाँ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? उल्लेख कहाँ है? भाग 4 में। प्रश्न पहला पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। इसी में 3 प्रश्न है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? 4 में। किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। यह क्या है? राज्य हेतु सकारात्मक निर्देश है, नकारात्मक निर्देश है, या दोनों है, या कोई नहीं है? तो राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश है। निर्देश की बात कर रहा है। निर्देश और निर्देश दोनों में अंतर है। निर्देश मतलब डायरेक्शन, कि जो नीति निर्माण होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, राज्य द्वारा अपेक्षित है कि अपनी नीतियों के निर्माण में, अपेक्षित है मतलब राज्य ऐसा करेगा, ये माना गया है कि अपनी नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों को का ध्यान रखेगा। वहीं अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का वही अर्थ है जो हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य की बात कही गई है। अर्थात राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, उसके बाद राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल और जितनी संस्थाएं हैं वो सब राज्य के अंतर्गत उनका समाहन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 37 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 37 ये कहता है कि इस भाग में, इस भाग मतलब भाग 4 में, अंतर्निहित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब न्यायालय में इसमें प्रवर्तन नहीं लाएगा, न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं करेगा, लेकिन विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक, मतलब ये राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये राज्य के साथ है। राज्य की इच्छा पर यह निर्भर करता है कि जो नीति निर्देशक तत्वों का समाहन राज्य कानून या नीति निर्माण में बनाने में करे या न करे, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि राज्य इसका अनुपालन करेगा, इसके सिद्धांत को लागू करेगा, ऐसा अपेक्षित है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यहाँ सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था से है। राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोक कल्याण में वृद्धि हो उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यहाँ सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक, राजनैतिक और न्यायिक व्यवस्था का समागम किया गया है, ये भी पूछता है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य नीति का संचालन करेगा इस प्रकार की पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों के विकास के अवसर उपलब्ध हो आदि। पूछा जाता है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो हाँ, पुरुषों और स्त्रियों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। वहीं बच्चों के विकास के अवसर की समुचित व्यवस्था कराए राज्य, ऐसा अपेक्षित है। वहीं 39 का कहता है कि किसी भी व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
का उपबंध दिया है। वहीं अनुच्छेद 41 बात करता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये भी पूछता है कि प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लिया गया है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी जैसे मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट है वो अनुच्छेद 43 के अनुपालन में है। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब उद्योग जो होंगे उसमें कर्मकार जो कार्य करने वाले लोग हैं वो भाग लेंगे उनके प्रबंधन में भी। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। ठीक, 46वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों के लिए ऐसे नियम और कानून बनाएगा कि सभी को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा मिल सके। वहीं अनुच्छेद हमारा 45 ये कहता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हैं उसमें पाश्चात्य उदारवादी तत्वों का समाहन है, गांधीवादी अनुच्छेद भी हैं। तो गांधीवादी अनुच्छेद मतलब गांधी जी के विचारों से जो प्रेरित अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न में पूछता है। तो अनुच्छेद 40A, 46A, 47A और 48। ठीक, देखिए अब अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आप विगत वर्षों के पेपर को उठा के देखेंगे तो उन सब में नीति निर्देशक तत्वों से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो कॉलम ए और कॉलम बी बनाकर सही मिलान करने के लिए आता है, या ऐसे ही वन लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 46 में क्या है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ मतलब धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। 47 क्या है, देखिए ये भी जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो अनुच्छेद 47 को मानक मान के दिया जाता है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना का कॉन्सेप्ट लाया गया है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 47 को ध्यानगत रखते हुए लाया गया है। प्रश्न ये भी पूछता है कि जो मध्याह्न भोजन योजना है वो कहाँ से ली गई है, तो मध्याह्न भोजन योजना फ्रांस से ली गई है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 44 भी बहुत महत्वपूर्ण है। 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इस पे बहुत तर्क विषय चल रहा है, एक अलग से कक्षा होगी जिसमें समान सिविल संहिता क्या है, होना चाहिए या नहीं चाहिए, अभी वर्तमान में उसके लिए क्या विधिक प्रक्रिया है, आगे की राह क्या होगी, इसके बारे में एक अलग से कक्षा ली जाएगी। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए एक बार और देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। आयरलैंड के संविधान से उद्गृत है। राज्य हेतु सकारात्मक निर्देश है। राज्य द्वारा अपेक्षित है कि अपनी नीतियों के निर्माण में इन सिद्धांतों का ध्यान रखें। अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्निहित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वहीं अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सामाजिक व्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था भी उसका समाहन होगा। अनुच्छेद 39 राज्य नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। समान कार्य के लिए समान वेतन।
बच्चों के विकास के अवसर उपलब्ध हो। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 क क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 45 जो अति महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। गांधी अनुच्छेद कौन से है, 40A है, 46A है, 47A है तथा 48 है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि यह राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। 48 कृषि और पशुपालन। 44 समान नागरिक संहिता। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब इसमें देखेंगे कि किस किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निषेध तत्वों में कौन कौन से तत्व जोड़े गए हैं। उसके बाद इससे संबंधित एक समीक्षात्मक प्रश्न दिया जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, अब हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व पढ़े, उसमें जो हमारे भाग 4 में मूल संविधान में जो उल्लिखित प्रावधान थे उनकी बात किए, और भाग 4 में, और उसके बाद कुछ नीति निषेध तत्व जो हैं हमारे संविधान के अन्य भागों में विद्यमान हैं, अर्थात भाग 4 के अलावा भी कुछ नीति निषेध तत्व हैं जो हमारे संविधान में उद्घृत हैं, उनको हम देखेंगे। उसमें अनुच्छेद 335 है, अनुच्छेद 350A है, अनुच्छेद 351 है। अनुच्छेद 335 क्या कहता है, अनुच्छेद 335 संघ या राज्य के किसी क्रियाकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों के दावों का प्रशासन में दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। मतलब जितने भी आयोग कमेटियां होंगे उसमें SC और ST के प्रतिनिधित्व को भी दिया जाएगा। सामान्य भाषा में ये बात कह रहे हैं। अनुच्छेद 350A क्या है, 350A है भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराया जाएगा। जो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे, भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में क्या किया जाएगा, शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऐसा राज्य कार्य करेगा। अगला अनुच्छेद 351 क्या है, यह केंद्र को हिंदी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 351 क्या है, यह केंद्र को हिंदी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है ताकि जो हमारी हिंदी भाषा है वो साझी भाषा का काम कर सके। इसके बाद हम राज्य के नीति निषेध तत्वों के बारे में पढ़े, लेकिन उसकी एक समीक्षात्मक आलोचना पूछी जाती है कि क्या है। तो उसमें ये है कि इनका अतार्किक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। कहीं वैज्ञानिकतावाद को मनोभावों से जोड़ा गया है, भावनात्मक प्रवृत्तियों से जोड़ा गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में इसको लेके विभेद रहता है। भाग 3 और भाग 4 के बीच क्या संवैधानिक उठापटक होती है, आदि सब बातों को इसमें देखेंगे। आइए राज्य के नीति निषेध तत्वों की एक आलोचनात्मक समीक्षा को देखते हैं। यह अति महत्वपूर्ण विषय है, आपको अन्य कक्षाओं में सामान्यतः यह देखने को नहीं मिलता है। हमारी टीम द्वारा इसको एक बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने हमारी कक्षा के द्वारा प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। देखिए, राज्य के नीति निषेध तत्वों की आलोचना एक समीक्षा। आलोचना की बात करें कि आलोचना अच्छी और बुरी दोनों होती है। इस आलोचना में इसकी कमियों के साथ साथ इनके अच्छाइयों को भी बताया जाएगा। देखिए, राज्य के नीति निषेध तत्वों को लेकर सबसे बड़ी आलोचना इनका न्यायिक अधिशस्ति न होना माना गया है। न्यायिक अधिशस्ति का मतलब नीति निषेध तत्वों का प्रवर्तन न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है, यही न्यायिक अधिशस्ति का न होना माना गया है। भारतीय परिस्थितियों में इसे समझा जा सकता है। हमारी जो भारतीय परिस्थिति है इसमें क्या है, इसके अतिरिक्त भाग 4 पर आरोप है कि इसमें विषयों को अतार्किक रूप से परस्पर एक साथ रखा गया है। अतार्किक रूप से परस्पर एक साथ रखा गया है। कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे गैर महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हैं। कहीं परंपरागत विषय आधुनिकता के साथ अवैध रूप से जोड़े गए हैं। वस्तुतः ऐसा बहुत सारे विविधतापूर्ण विषयों को कम स्थान में पिरोने के कारण हुआ है। ये देखा गया है मूल संविधान में कि जो हमारे राज्य के नीति निषेध तत्व है वो संक्षेप में इसका समाहन हो जाए। तो संक्षेप में समाहन के चलते क्या क्या कमियां आई हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो गैर महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हैं। तार्किक मुद्दे
जो है वो भावनात्मक मुद्दों के साथ है। वैज्ञानिकतावाद को अवैज्ञानिकतावाद के तरीके से जोड़ा गया है। उसके बाद परंपरागत विषय आधुनिकता के साथ अवैध रूप से जोड़े गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि मतलब इसका कम चीज़ों में इसको समाहित किया जाए, कम स्थान में। ठीक है, ये है कि भाग 4 का भाग 3 के साथ संवैधानिक संघर्ष को इसने जन्म दिया है। तो आइए भाग 4 और भाग 3 के साथ संवैधानिक संघर्ष की बात करते हैं। जो हमारा भाग 4 का भाग 3 के साथ संवैधानिक संघर्ष भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे लंबा संघर्ष है। इन्हें लेकर देखिए, केंद्र राज्यों के बीच, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच लगातार संवैधानिक उठापटक देखी जा सकती है। संविधान विशेषज्ञों का एक वर्ग निदेशक सिद्धांतों में आधुनिकता का अभाव देखता है। जो संविधान के विशेषज्ञ हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में आधुनिकता का अभाव देखता है। वो इन्हें 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतों से प्रेरित और उनका अनुसरण करना मानता है। ये रही बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनात्मक समीक्षा। तो नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनात्मक समीक्षा हो गई। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनका मतलब जिनके बारे में विस्तृत बताया जा चुका है, लेकिन एक तथ्य छूट रहा था कि किस संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो उसमें बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39F को जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 को, 86वें द्वारा अनुच्छेद 45 को और 97वें द्वारा अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39F को जोड़ा गया। इसमें क्या बताया गया है, तो बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। क्या किया जाए, बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। 44वें द्वारा 38 को जोड़ा गया है, 46वें द्वारा अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया है, जो हम पढ़े हैं 97वें अनुच्छेद द्वारा संविधान अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया है। आइए एक बार और देखते हैं संविधान के अन्य भागों में विद्यमान निर्देश, मतलब भाग 4 से इतर। अनुच्छेद 335 संघ या राज्य के किसी क्रियाकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन में दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। वहीं अनुच्छेद 350A कहता है भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वहीं अनुच्छेद 351 यह केंद्र को हिंदी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन देने का निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनात्मक एक समीक्षा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर सबसे बड़ी आलोचना इनका न्यायिक अधिशक्ति न होना है, जिसे भारतीय परिस्थितियों में समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भाग 4 पर आरोप है कि इसमें विषयों को अतार्किक रूप से परस्पर एक साथ रखा गया है। कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे गैर महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ शामिल हैं, कहीं परंपरागत विषय आधुनिकता के साथ अवैध रूप से जोड़े गए हैं। वस्तुतः ऐसा बहुत सारे विविधतापूर्ण विषयों को कम स्थान में पिरोने के कारण हुआ है, जो संवैधानिक संघर्ष को जन्म दिया है। भाग 4 का भाग 3 के साथ संवैधानिक संघर्ष भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे लंबा संघर्ष रहा है। इन्हें लेकर केंद्र राज्यों के बीच, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच लगातार संवैधानिक उठापटक देखी जाती है। संविधान विशेषज्ञों का एक वर्ग ऐसा मानता है कि नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में आधुनिकता का अभाव देखता है, उन्हें 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतों से प्रेरित और उनका अनुसरण करता हुआ मानता है। कालांतर में जोड़े गए निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन 39F को जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया है और 97वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया है। आगे हम मूल कर्तव्य विषय पर अपनी एक लंबी कक्षा लेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख कर देवें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें अति विशिष्ट तथ्यों का समावेशन है। आप हमारी कक्षा को ऐसे ही देखते रहें, आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।